जो मुज़ाकरात को नहीं मानते। पीटीआई के दोस्त, खास तौर पर अडियाला में बैठा एक मगरूर और तकब्बुर ज़दा शख्स जिसने 4.5 साल का तो हिसाब दिया नहीं और दोबारा हुकूमत में आने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करता है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि इनसे मुज़ाकरात बंद कर देने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश तस्लीम करते हुए मशरूत आमादगी भी जाहिर करती है। गुज़श्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई की सदारत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का जायज़ा लिया गया है। इजलास में अपोजिशन जमातों ने मशरूत आमादगी का इजहार करते हुए ये वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामेंट की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, शफाफ इंतखाबात और इंसानी हुकूक के मामलात पर ही होंगे। मुज़ाकरात किसी ज़ाती रिलीफ और डील पर नहीं किए जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई ने मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत पर जोर देते हुए ये वाज़ेह किया कि अगर तमाम सियासी कुव्वतें 1973 के आइन पर मुत्तफिक हो जाएं तो नए कौमी मिसाक़ की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। इसी से मुतालिक हमारे प्रोग्राम का सवाल ये है, की मुज़ाकरात की पेशकश तो सामने आई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी भी जाहिर कर दी। क्या हुकूमत और अपोजिशन में नतीजा खेज मुज़ाकरात हो पाएंगे? आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम जिनसे इस हवाले से बात भी करेंगे। सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद क़य्यूम साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं, क्या हुकूमत और अपोजिशन में नतीजा खेज मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्या मुस्बत कुछ इसका निकलेगा सामने हल? देखें, पहली बात तो ये खुशाइंद है कि मुज़ाकरात की कोई बात शुरू हुई है और कोई रास्ता बनता नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि पीटीआई ने जो ज़िद लगाई हुई थी और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी एक ज़िद लगाई हुई थी कि पहले ये बातें होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ब्लैकमेलिंग और प्रेशर के बगैर अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने आमादगी जाहिर की है। अब प्राइम मिनिस्टर कब टीम बनाते हैं, स्पीकर के ज़रिए रब्ता होता है, वज़रा के ज़रिए रब्ता होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी इस मुज़ाकरात से कबल कि क्या मेरे हिसाब किताब में जब आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज थी कल वाली, उनको मिला के देखेंगे और प्राइम मिनिस्टर का वो बयान कि हम किसी प्रेशर और ब्लैकमेलिंग में नहीं करेंगे, तो ये जो इदारे के दरमियान में और अवाम के दरमियान में निफाक डालने के इमरान खान साहब के ट्वीट्स आते हैं, क्या कोई जिम्मेदारी लेगा कि इनको रोका जाएगा? मुलाकातें की जाहिर है वो कह रहे हैं ना किसी की रिहाई की या उसकी बात नहीं होगी, लेकिन ये बात तो जरूर होगी ना कि आपका रवैया मुज़ाकरात के दरमियान में क्या होगा। एक तरफ आपके लोग सोशल मीडिया पे जिनके प्रेशर में पीटीआई हमेशा से मुज़ाकरात या किसी भी पॉजिटिव जो सियासी तौर पे उनके लिए बेहतर हल हो सकता है उससे निकल जाती है। सोशल मीडिया के जो व्लॉगर्स बैठे हुए हैं बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, उनके प्रेशर में बैठ के इमरान खान भी फैसले करते हैं और पीटीआई पूरी करती है। क्या ये गारंटी होगी कि उनके प्रेशर में आके खुद महमूद खान अचकज़ई जो बहुत लंबे लंबे सांस लेके कह रहे हैं कि मैं लाऊंगा, मुझे बस बात करें और मैं इमरान खान से गारंटी लाऊंगा। भाई, इमरान खान ने मिलने से पहले ही अगर आपको जीरो कर दिया, वो बहुत सारे हीरोज को पीटीआई के अंदर जीरो कर चुके हुए हैं जो भी जरा सी पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश करता है। तो पहली बात तो ये गारंटी पीटीआई की सियासी क़यादत को करनी पड़ेगी अपने अंदर से भी कि हाँ, फिर हम डट के इमरान खान से बात करेंगे। अगर ये काम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ये बहुत अच्छी बात होगी कि जी बिल्कुल आपके लीडर हैं, आपके बानी हैं इमरान खान साहब, फिलहाल वो जेल में हैं और आप भी कह रहे हैं हम किसी शख्स की रिहाई की बात नहीं कर रहे, तो ठीक है, आके बैठ के बात करें। क्योंकि ये एक्सरसाइज 2013 वाली गवर्नमेंट में आरिफ अलवी उसकी क़यादत करते थे। 200 के करीब इजलास हुए थे इंतखाबी इस्लाहत के, और जिस दिन फाइनल ड्राफ्ट साइन होना था उस दिन ये मुज़ाकरात छोड़ के निकल गए थे। चूँकि सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटियाँ बनी हुई थी और शिबली फराज ने ये बात परवेज़ रशीद को बताई कि भाई आज हम मुज़ाकरात ये जो कमेटी है इसको साइन करने की बजाय तोड़ देंगे क्योंकि आर्डर आ गया। यही इनका अलमिया हमेशा से रहा है। ये समझते हैं कि हम दबाव में डालेंगे, गवर्नमेंट दबाव में आएगी और हम फिर अपनी बातें और शराइत मनवा लेंगे। हाँ, इमरान खान में अगर ये हौसला हो कि हाँ, जिनको उन्होंने इख्तियार दिया है अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई और अपनी पार्टी को कि वो किसी तरफ बेल मंडे चढ़वा लेंगे, कोई रास्ता सियासी निकाल लेंगे, फिर तो ये इमरान खान इस पाकिस्तान सियासत उनके लिए भी कोई शायद रास्ता बन जाए। लेकिन अगर वही कुछ
होना है जो आज तक हमारे पास तजर्बात की सूरत में मौजूद है कि इमरान खान खुद जीरो कर देते हैं, तो ये उनके लिए एक आखिरी तिनका साबित होगा उनकी पूरी सियासत के लिए। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? वही जैसे आमिर इलियास राना साहब ने ये बात कही कि वो जब चाहता है किसी को हीरो बना देते हैं और जब दिल करता है कि मुलाकात की ज़रूरत होती है और उस मुलाकात के बाद वो बंदा ज़ीरो हो जाता है। अभी तो महमूद खान अचकज़ई ये कहते भी हैं कि वो खुद जिम्मेदारी लेंगे अगर 1973 के आइन पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाती। तो आप समझते हैं कि क्या ये जो हीरो अभी हीरो बन रहे हैं ये आगे भी इसी तरह रहेंगे? इमरान खान को ये कायल कर पाएंगे? देखिए, अब तक की जो सूरत हाल है ना, उससे ऐसा लगता है कि महमूद खान अचकज़ई जो है ना, वो अपने दिए गए हदफ से तजावज़ कर रहे हैं। उनको किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि आप इमरान खान की बुनियाद पर जो है वो मुज़ाकरात करें। ये मैंडेट तो महमूद खान अचकज़ई के पास नहीं है। बिल्कुल आसान और वाज़ेह बात है कि जो मुज़ाकरात इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ होंगे वो ना सिर्फ ये कि बेनतीजा साबित होंगे, बल्कि वो मुज़ाकरात से वक्त का ज़िया है, उसका कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर ये ऐसी कोई प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो कर ले, इसको उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये बाद में कि इमरान खान पे मलबा गिराना कि वो ज़ीरो कर देते हैं, ये फिर तो कोई जवाब नहीं होगा ना। आप ये बता दें कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, क्या इमरान खान को इस सारे मामले में जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया है? राजी होना या नहीं होना वो तो एक अलग मरहला है ना। ये उनको ऑन बोर्ड लिया गया है आपने कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये काम भी नहीं हुआ, तो फिर किस बुनियाद पे आप ये बात करते हैं कि यार ये मुज़ाकरात जो है हम कर लेंगे, इमरान खान को हम राजी कर लेंगे। कम से कम हुकूमत आप जो है कुछ नहीं करे, महमूद खान अचकज़ई का तो एक्सेस देना इमरान खान तक, तो उसके बाद आप देखें ना कि इमरान खान का रवैया क्या है, वो राजी हो रहे हैं, मैंडेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इस इत्तेहाद को महमूद खान अचकज़ई को जो मैंडेट दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप ऐसे हालात पैदा करें कि हुकूमत हमारे टर्म कंडीशन पर, हमारे जो है मुकर्रर करदा मेयार पे या हमारे मुकर्रर करदा नकात पे मुज़ाकरात की टेबल पर आए। हुकूमत से मतलब जो भी हुकूमत या बात सरफरात है। सही। ये नहीं दिया गया मैंडेट कि आप जो है मुज़ाकरात करके उनको हमारी राह पे ले आए या आप उनके जो है नुकात पे जाके जो है ना मुज़ाकरात कर लें। इसलिए तो इनको ये मैंडेट ही नहीं है इनके पास। ये तो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जो फिर आप बाद में सारा मलबा वो इमरान खान पे आपने गिरा देना है कि वो तो इमरान खान किसी को हीरो नहीं बनने देते। भाई आप तो खुद जबरदस्ती का हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये नाकाम नहीं करें। आप सबसे पहले मुतालबा रखें कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमें इमरान खान को ऑन बोर्ड तो लेने दें, उन तक एक्सेस तो दें हमें। आप फैमिली को ना दें, वकीलों को ना दें, लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी रसाई तो आप इमरान खान तक करें ना, वो भी आप करने को तैयार नहीं है। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आप डंडे के जोर पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो डंडे के जोर पे होने वाले मुज़ाकरात आप महमूद खान अचकज़ई से कर रहे हैं ना, तो उससे इमरान खान का लेना देना क्या है, जिसका तो ये भी नहीं पता हमें और आपको कि इमरान खान को ये पता है या नहीं पता कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमें आपको तो इस बात का भी इल्म नहीं है। हमें और आपको तो ये भी नहीं पता कि अगर कोई खुफिया मीटिंग हो गई है, खुफिया तौर पे इमरान खान को ऑन बोर्ड ले लिया गया है, कोई सुबह 6 बजे अगर जेल खुल गई है जैसे पहले खुली थी जेल, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम और आप तो वही तर्जिया करेंगे ना जो चीजें हमारे और आपके सामने, उसके मुताबिक तो अभी इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं है, तो फिर आप कैसे इस मुज़ाकरात को कोई कामयाब बनाना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब भी क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के अलावा दीगर लोगों को रहा करवाओ, वो जब रहा हो जाएंगे तहरीक इंसाफ में वो जाके इमरान खान को कायल करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम जो है चीजें आगे बढ़ेंगी। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो यार ये कोई तरीके, ये मुज़ाकरात का तरीक़ेकार है? यानी कि आप जिन लोगों को और रहा करवाएंगे आप उनको भी जो है वो मुतनाज़ा बना देंगे आम आदमी की दर में। चले आम आदमी को तो चलने छोड़ दें, तहरीक इंसाफ वालों की दर में या उनके जो सोशल मीडिया का इतना जो डंडोरा पीटा जाता है उन लोगों की दर में तो आप उनको मुतनाज़ा बना देंगे, तो उनकी मेहनत को पे भी आप जो है सारा जो है वो पानी फेर देंगे। तो ये काम नहीं करें। अगर आपकी नीयत ठीक है तो कम से कम जो है मुज़ाकराती कमेटी को एक्सेस दे दें। सही। खालिद साहब, फैसल साहब के मुताबिक अगर से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को खुद मैंडेट दिया है और उन्हें कहा है कि बातचीत करनी है, तहरीक चलानी है, जो भी करना है इनको इख्तियार दे दें। और पूरी पीटीआई की क़यादत ने समेत वज़ीर आला केपी ने सब ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है और ये तभी इख्तियार मिला है जो इमरान खान ने। लेकिन आमिर साहब उसके बरअक्स अलीमा खान जब वो भी तो ये कहती है ना कि ये इस तरह से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सड़कों पर बातें होंगी, मफाहमत नहीं हो सकती।
ये बिल्कुल पब्लिकली कहा है, कोई छुप के नहीं कहा, और ये मेरे इल्म में बात है। लेकिन मैंने वो बात कही है जो इमरान खान का मैसेज इन्हीं बहनों के जरिए बाहर आया, वकला के जरिए आया, और इन दोनों को बनाया गया कि इन दोनों के हवाले कर दें कि ये फैसला करेंगे तहरीक क्या होगी, फलां होगी। बावजूद इसके कि वो स्ट्रीट एजुटेशन का मैसेज आया वकील के जरिए, उन्होंने फिर भी पूरी पीटीआई जो बाहर मौजूद है उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो फैसला करेंगे हम उनके साथ होंगे। मैंने इस बुनियाद पे ये कहा कि ये जब पहुंच जाएंगे किसी नतीजे पे या आगे चलेंगे तो फैसला फिर भी इमरान खान ने करना है। सही। वो इनको भी मानेंगे कि नहीं जिनको मैंने इख्तियार दिया है। सही। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इसी तरह होगा कि मुज़ाकरात जो कि अभी उनकी जानिब से कहा गया कि खालिद महमूद को उन्होंने मैंडेट दिया, महमूद अचकज़ई को सॉरी, और उन्होंने ये कहा कि आप जो कहेंगे, जिस तरह से तहरीक चलाना चाहेंगे वो चला सकते हैं, लेकिन कल को वही बात कि अगर बानी पीटीआई उस पर कायल नहीं हो पाते, मफाहमत की बात होती है और वो नहीं मानते इस चीज़ के लिए, टेबल टॉक पर नहीं आते, वो ये चाहते हैं कि कोई मज़ाहमती तहरीक चलाई जाए, तो आप क्या समझते हैं फिर ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे? क्योंकि फिर तो कोई टेबल टॉक का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। देखिए, इस वक्त अपोजिशन जमातों की तरफ से, अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, और हत्ता के हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो आवाज़ें उठी हैं मुज़ाकरात के अमल शुरू होने के बारे में, इसमें जो फ़ज़ा बन रही है मुज़ाकरात की इस वक्त, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है उसमें बजाते ख़ुद ये फ़ज़ा बनना ही एक बड़ी, आप इसको एक पेशरफ जो है वो करार दे सकते हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि जो है वो बानी पीटीआई की तरफ से महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को क्या जो अख्तियारात हैं इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए या तहरीक चलाने के लिए वो जो है वो मैंडेट हासिल है। इस मैंडेट पर जो है वो सवालात मौजूद हैं, और इस मैंडेट पर इस हवाले से, इन अख्तियारात के हवाले से सबसे ज़्यादा जो ख़तरात है वो भी अडियाला जेल से ही है। सही। कि ये देखना ये है कि इनके लिए जो है वो बानी पीटीआई जो हैं वो किस कदर जो है वो तैयार नज़र आते हैं और संजीदा नज़र आते हैं, क्योंकि इस तरह के मौके तो पहले भी पैदा हुए थे जी। इस तरह का एक मौका जो है वो 26 नवंबर से पहले भी आया था, और इस तरह के मौके जो हैं वो जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उस वक्त भी पीटीआई के लिए आए थे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस फ़ज़ा के अंदर, मुज़ाकरात की फ़ज़ा के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर, वो पीटीआई की क़यादत के लिए है। और देखना यह है कि वो किस कदर जो है मुज़ाकरात की इस फ़ज़ा से सियासी फ़वायद हासिल कर सकते हैं, और इससे वो अपना कोई रास्ता बना सकते हैं, और इससे वो को बानी पीटीआई के लिए कोई रिलीफ दिला सकते हैं। लेकिन देखिए कि बदकिस्मती से पीटीआई के अंदर इस वक्त जो लीडरशिप है उसके अंदर सियासी माइंडसेट की कमी है। सही। अगर ऐसी सियासी माइंडसेट वाली लीडरशिप होती तो फिर बानी पीटीआई को जो है वो महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को जो है वो आगे ना लाना पड़ता, उनको अपोजिशन लीडर ना बनाना पड़ता, उनको तहरीक चलाने का मैंडेट ना देना पड़ता, उनको मुज़ाकरात का मैंडेट जो है वो ना देना पड़ता जी। और इस तरह जो है ये अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो सवालात ही नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि देखिए इसमें जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि असल जो स्टेक होल्डर पीटीआई और अपोजिशन की तरफ वो तो बानी पीटीआई है। सही। लेकिन आवाजें और मकामात से भी आ रही है जी। आवाजें जो है वो कोट लखपत जेल से भी आ रही है, और वहां पर भी ये सवाल है कि क्या जो इस वक्त पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है मुज़ाकरात की, और कोट लखपत की जो लीडरशिप की रिहाई की जो बात हो रही है, इस हवाले से वहां जो कोट लखपत की लीडरशिप है उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है? सही। ये भी सवाल है। और इस तरह देखना यह है कि पीटीआई के अंदर से भी जो है इन मुज़ाकरात को किस कदर सपोर्ट हासिल होती है। और आगे देखिए इसमें कोई शक नहीं, एक मुज़ाकरात का, एक बातचीत का अमल तो खुला है। ये जो ये साबिक रहनुमाओं की पीटीआई की लीडरशिप है, देखिए कि इनकी मुलाकातों का सिलसिला ना सिर्फ हुकूमती शख्सियात से हुआ, स्पीकर कौमी असेंबली से हुआ, और अब उनकी जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात की जो कोशिशें हैं वो भी बाद क्वार्टर से हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर उनकी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। लेकिन ये भी देखना है
कि जो मुज़ाकरात की पेशकश हुकूमत की तरफ से हुई है अब वो किस कदर मशरूत होगी और वो किस कदर जो है वो नतीजा खेज हो सकती है। और अभी मैं समझता हूं कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी मुशावरत होगी और जो असल स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी मुशावरत होगी और उसके बाद जो है मुज़ाकरात का एजेंडा सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस मुशावरत के बाद ही अमल आगे बढ़ सकेगा। शकील साहब, आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त के सियासी माहौल में ये मुज़ाकरात हो पाना? देखिए, मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका वाहिद हल तो मुज़ाकरात ही है। एट द एंड ऑफ द डे जितना बड़ा मसला हो उसको हल करने के लिए टेबल पर बैठना ही पड़ता है। तो अगर मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है, मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद बात है और इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए। और बानी पीटीआई और जो पीटीआई की क़यादत है, ख़ास तौर पर जो केपी के वज़ीर आला हैं या बानी पीटीआई की बहनें हैं, और उन्हें भी चाहिए कि ये जो मुज़ाकरात का अमल या बातचीत जो शुरू हुई है इसको आगे की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि मुज़ाकरात के ज़रिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो पीटीआई को मिलेगी। पीटीआई ने अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो खो दी है अपनी एहतजाज की सियासत की वजह से। उनको ये बताया गया है बानी पीटीआई को कि हर मसले का हल एहतजाज है। आप ये देखें कि 26 नवंबर को भी बानी पीटीआई को मौका मिला और उस हवाले से जो मौका था वो उन्होंने गंवा दिया। इससे पहले भी जब इलेक्शन की बात हो रही थी तो शाह महमूद कुरैशी और उस वक्त जो दीगर लोग थे पीटीआई के, उनके मुज़ाकरात जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके साथ भी फाइनल हो गए थे और इलेक्शन की डेट अनाउंस होने जा रही थी। लेकिन जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने कहा नहीं, हम एहतजाज करेंगे। इसी तरह मुल्क के अंदर इंतखाबात होने जा रहे थे जब अदम एतमाद हुई इमरान खान साहब के खिलाफ, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और PMLN की हुकूमत PDM की हुकूमत थी, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम नए इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। लेकिन एंड टाइम पर जो है इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जिसकी वजह से वो इंतखाबात ना हो सके और फिर PTI को ऐलान करना पड़ा। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ही दौर देख लें तो आप ये देखें कि उन्होंने भी रास्ता जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ही निकाला है। उस वक्त भी एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, नवाज शरीफ 2 मरतबा जो है वो मुल्क की सियासत से आउट हुए, एक मरतबा जिला वतन हुए, दूसरी मरतबा गिरफ्तार हुए, फिर वो लंदन चले गए, लेकिन इसके बावजूद वो वापस आए। जो उनके लोग थे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके रास्ता निकाला जिसकी वजह से आज फिर PMLN जो है वो बरसरे। बिल्कुल ऐसे ही शकील साहब, मसला कितना भी बड़ा हो उसका मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जा सकता है। सड़कों पर निकल कर तो मसाइल का हल नहीं होता, उससे तो इश्तियाल फैलता है और चीज़ें ख़राब होती हैं। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं? बातें बहुत अरसे से हम भी कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, साजगार माहौल भी बनना चाहिए, चीज़ें बेहतरी की जानिब जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ अपनी उसी जगह स्टक है। आप कैसे समझते हैं कि कैसे इसको कौन सा एक ऐसा पुश मिलना चाहिए कि ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, बिगाड़ की जानिब जाने की बजाय? देखिए, मुज़ाकरात होना बिल्कुल बड़ा वक्त की ज़रूरत थी। बहुत तनाव पाया जा रहा है, सूरत हाल जैसे भी है, क्योंकि फिर कॉल दी है कि जो गली महलों में निकल के इस तरह PTI की जानिब से जो इस तरह की तहरीकें वगैरह चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका जो पहले भी मुज़ाकरात के लिए बात है, लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडे में वो चीज़ें शामिल हैं कि बानी की रिहाई, ये फॉर्म 47 का, अगर ये चीज़ें दोबारा भी आ जाती हैं या कोई शर्त इसके लिए रखी जाती है, जैसे कह रहे मशरूत के किसी शर्त के बगैर, तो फिर क्या मुज़ाकरात क्या होंगे? क्या वो लोग मान जाएंगे जो सारे दूसरे हैं जो एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, वो चीज़ें मान जाएंगे? क्योंकि उनका तो एक एजेंडा है कि बानी की रिहाई। बिल्कुल, अब तो मुलाकात नहीं और रिहाई के लिए सारे कह रहे हैं, तो वो रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग इस तरह मुज़ाकरात करें, ये मुलाकात करेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर इनकी बात मान लेंगे? सही, क्या इनको कोई रिलीफ देंगे या कोई ऐसी चीज़? तो कोई है महमूद अचकज़ई से है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता, कोई बातचीत करके रिहाई के लिए बातचीत वगैरह करेंगे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिहाई की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं कि कोर्ट में जाएं, उसके फैसले कोर्ट में होंगे उनके तमाम केसों के, जिसमें सजा भी सुनाई गई है पिछले हफ्ते। तो अब ऐसे मामलात में क्या
तो मैंडेट होना बड़ा ज़रूरी है इनके पास, जो मुज़ाकरात करने के लिए जाते हैं। अगर वो मुज़ाकरात कर आते हैं तो फिर ये मुज़ाकरात वो कबूल कर लेंगे, बाकी सही नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का वक़्त का ज़िया है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल इस तरह की जाएं मुज़ाकरात करने के लिए कि मैंडेट लेके पहले मुलाकात करवाएं, ताकि वो मैंडेट लेके जाएं कि किस हद तक जा सकते हैं। सही। या तो फिर अगर नहीं मैंडेट में वो शामिल नहीं करना, मुज़ाकरात में उनको शामिल नहीं करना चाहते उस एजेंडे को, उनकी रिहाई को, तो फिर -1 फार्मूला ही है उसको जो जिस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन उसको ये कबूल कर लेंगे बाकी जो कारकुन हैं या जो इनके लीडर हैं जो एहतजाजी सियासत करें, या इनकी अगर रिहाई चाहते हैं कि पहले कोट लखपत वालों की रिहाई हो जाए। इलियास साहब उस पर तो वो ये कहते हैं कि अगर -1 होगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी चीज को किसी सूरत में ना माना जाएगा ना देखा जाएगा। सही। जो कारकुन है तो इस चीज की सूरत हाल में तो कोई नहीं नजर आ रहा। इसमें ये जो जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, पहले भी बातचीत हुई लेकिन उसका नतीजा सही। लेकिन बात ये है कि इलियास साहब फिर भी हर मसला टेबल टॉक पर ही हल, सियासी दर्जा हरारत भी इसी तरह कम हो सकता है कि बैठें, बातचीत करें, कुछ आपकी सुनी जाए, कुछ दूसरी पार्टी की सुनी जाए। एक्सपर्ट्स की राय इस हवाले से आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे, आलमी सफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं, असल क्रेडिट किसको जाता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे आलमी और सफारती महाज पर पाकिस्तान को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है, जिसका आलमी मीडिया की जानिब से भरपूर एतराफ़ भी किया जा रहा है। अमरीकी की जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने तज्ज़िये में ये कहा है कि ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर और भारत वाज़े तौर पर लूजर करार दिया गया है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया है और पाकिस्तान वो हासिल किया है जो कि इत्तेहादी भी नहीं कर सके। अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर से काबिल कदर और कारआमद शराकत दार बन चुका है। मज़मून में ये भी बताया गया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़ाती कुर्बत पाक अमेरिका ताल्लुकात की पेशरफ्त की अहम वजह है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल ये है कि आलमी सफारती महाज पर पाक बड़ी कामयाबियां तो मिली हैं, आखिर इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या कहते हैं आमिर साहब आप? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान की जो क्रेडिट है मेन जा रहा है इस वक्त, क्योंकि जंग हमने जीती तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है, जिन जरीदों का जिक्र कर रही हैं आप वहाँ पे, कि एक अच्छी पॉलिसी के साथ लेके चले और आज पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में कामयाब हो रही है। लेकिन इशू ये है कि क्रेडिट की हद तक नहीं ना रहना हमने। हमें अब मसला ये है जो 2026 आ रहा है, इसमें हमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन जरीदों में ही हमारे पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान शेख ने कहा है कि जितनी कामयाबी हमें मिली है और इंडिया पिछले 20 साल में इतना कॉर्नर नहीं हुआ जितना अब हुआ है, उसको हम अमली सूरत में डालें। अब हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, अब हमारी इंडस्ट्री को फ़रोग चाहिए। तो हमारे पॉलिसी साजों को, चाहे वो ISF में हैं, ICFC में है, चाहे वो इसके अंदर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में, दोनों मिलके सारे काम कर रहे हैं। सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, जहाँ से भी आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, 2026 इस सूरत में होना चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिले ताकि महंगाई कम हो। हम सिफारती सतह पे, मिलिट्री की सतह पे बहुत आगे गए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब असल इशू यही होगा कि आम आदमी की फलाह के लिए 2026 एक टारगेट होना चाहिए कि उसमें बेहतरीन नताइज हमारे सामने आने चाहिए। सही। फैसल साहब, आलमी महाज पर तो हमने देखा पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है, वही बात जो आमिर साहब ने भी की कि अब हमें आम आवाम के लिए कुछ सोचना है, उनकी कामयाबी के लिए कुछ देखना है। देखिए, दो पहलू हैं। एक तो अगर हम हुकूमती सतह पे देखें ना, तो उसमें हुकूमत को आलमी सतह पे जो है ना वो गैर मामूली और गैर मुतवक्का जो है ना वो हिमायत मिल रही है। जो पत्ते इमरान खान खेलना चाहते थे वो सारे पत्ते तो इस वक्त हुकूमत के पास चले गए। यही सूरत हाल जो है वो दाखिली महाज पर है कि किसी किस्म की हुकूमत को जो है ना परेशानी नहीं। जो हम भी कहते हैं ना कि हुकूमत के लिए ऐसे हालात ही नहीं है, हुकूमत के लिए, हुकूमत के बड़ों के लिए कि वो इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल हो जाए या ऐसे वो इमरान खान उनको मुज़ाकरात डंडे के जोर पे मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आ जाए। तो यही हुकूमत का प्लस पॉइंट है ना। इस हालात में तो हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं है मुज़ाकरात के लिए। आपके जितने अमेरिका से ताल्लुकात देख ले, गैर मुतवक्का तौर पे बड़े अस्करी माहिदों की खबरें जो आ रही हैं। आपका जो बदतरीन दुश्मन था भारत, वो चारों शाने चित पड़ा हुआ है। बिल्कुल। हर मास पे जो मुखालिफ मुल्क थे वहाँ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। जहाँ भारत के अच्छे ताल्लुकात थे वहाँ हर जगह भारत के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। सिवाय अफगानिस्तान के अलावा भारत के अब ताल्लुकात कहाँ पर बचे? सही। तो इन हालात में जब
इस तरह की खबरें हों तो उन हालात में हुकूमत को क्या ज़रूरत है कि वो किसी और से मुज़ाकरात करे? ऐसे हालात ही नहीं है। अब रह गई आम आदमी की बात कि आम आदमी के मसाइल जो है वो कैसे होंगे, तो उसके लिए तो बहरहाल कोई ऐसी हुकूमत का कोई माशी पॉलिसियाँ, नतीजा खेज माशी पॉलिसियाँ अब तक सामने नहीं आई। सही। पहला जो बड़ा काम हुआ है ये PIA की फरोख्त है। हो सकता है कि इसके बाद जो है गैर मुल्की सरमायाकारों के हौसले में थोड़ी जान आए कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, क्योंकि अब तक तो यही डिबेट हो रही थी ना कि पाकिस्तानी कादरी गैर मुल्की सरमायाकारी आनी भी चाहिए, क्योंकि उसी से मुल्की ज़र मुबादला भी बढ़ेगा, फायदा भी होगा, मुईशत भी तरक्की करेगी। शकील साहब, आप किसको क्रेडिट देते हैं तमाम तर कामयाबियों का? देखिए जी, इसका क्रेडिट तो जाहिर है हमारी पाक फौज को जाता है, और 10 मई की जो जंग थी उसमें हमने जो भारत को शिकस्त दी, और उसके बाद से पूरी दुनिया में जो है वो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कितनी बड़ी सलाहियत रखती है अपने दुश्मन के खिलाफ जी। और उसके बाद से देखें कि कामयाबियों का सिलसिला जो है वो जारी शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान मतलब बिल्कुल एक तन्हाई का शिकार था इस जंग से पहले, और कोई भी पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इस जंग के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है साथ साथ चाइना को भी साथ रखा, इसके साथ इस्लामी ममालिक को भी साथ रखा, इसके साथ ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप हुए। तो इस सारी सिचुएशन में जो है पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन असल इश्यू ये है कि अब ये जो कामयाबी हासिल हो गई है इसको मेंटेन कैसे रखना है और इसको आगे किस तरीके से लेकर जाना है और इसका फायदा किस तरीके से उठाना है कि पाकिस्तान की मईशत को इसका फायदा होना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को इसका किस तरीके से फायदा होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, रेकोडेक में आई है, बाकी जो 1.2 बिलियन और आई है। तो मेरे ये ख्याल है कि सिलसिला चल पड़ा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान आने वाले दिनों में मसीद जहां जहां लैग करता है वहां भी कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। इस पर मसीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला आलमी सतह पर तो जारी है, और तो ये क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहते हैं लियास साहब आप? देखिए, क्रेडिट एक जाता है पाक फौज को कि जिन्होंने इसको टर्निंग पॉइंट दिया पाकिस्तान में। फिर एक हमारी खारजा पॉलिसी जिसको हमने जाके हर मुल्क में अपने दोस्ताना ताल्लुकात और बताया, उनको हकायक बताए कि भारत की जानब से दहशत गर्दी उधर से, और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया में बनाया। अब ये बिल्कुल इसको ज़रूरी है कि ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाए, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और पाकिस्तान में एक जो है जो सिचुएशन है बड़ी साजगार है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इस खारजा पॉलिसी को जारी रखना चाहिए कि सही वक्त पर सही फैसला करना चाहिए। सही। खालिद साहब क्या कहेंगे? देखिए, जो पाक भारत जंग में जिल्लत अमेज शिकस्त हुई भारत को और पाकिस्तान को कामयाबी हुई, इसके साथ और ख़ास तौर पर उसके बाद हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी जो सदर ट्रंप के साथ कुर्बत है, ज़ाती कुर्बत के बायस जो है वो पाक अमेरिका तल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त आई, एक पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ गए, और भारत के जो तल्लुकात हैं वो 20 साल की इंतहाई निचली सतह तक चले गए। और इससे जो है वो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ना सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल की कोशिशों से, ना सिर्फ खलीजी ममालिक से सरमायाकारी आ रही है, बल्कि अमेरिका से भी जो है वो 50 जो करोड़ डॉलर की जो है वो मादनियात के शोबे के अंदर जो है वो MOU साइन हो चुके हैं, और मजीद सरमायाकारी का भी जो है वो मिनरल सेक्टर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही। खालिद साहब, इसी तरह का सिलसिला चलता रहे, हम तो यही दुआ को हैं। और आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।